बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, मैथमेटिक्स क्लास 11। और आपको पता है कि हमने से जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है वो 9.1 है। उसके क्वेश्चन जो हैं पहले 8 हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें डिस्कस किए थे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो इंशाल्लाह इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये अमूमी तौर पे ये क्वेश्चंस जो हैं ये डिस्कस नहीं करवाए जाते क्लासेस के अंदर, एकेडमीज के अंदर। और इस लिहाज से भी नहीं करवाए जाते चूँकि ये पेपर्स के अंदर इतना क्वेश्चन ये आते भी नहीं हैं। इनकी क्योंकि स्टेटमेंट ज़रा बड़ी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस की ना स्टेटमेंट नहीं लिखी। मैं स्टेटमेंट आपको ना बुक से डिस्कस करवाता हूँ और सॉल्यूशन यहाँ से बताता हूँ कि मैंने इनका सॉल्यूशन कैसे किया। तो यहाँ बच्चों मैंने ईज़िली सॉल्यूशन इनका आपको प्रोवाइड किया है। अगर कोई क्वेश्चन ये आपको मिस हैं या आपने कॉलेज में नहीं किए या अकेडमीज में नहीं किए, तो आपने यहाँ से इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना है। इंशाल्लाह हम कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं करेंगे। हम ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो बुक में है वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपने अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि आपको किस चीज़ में परेशानी है या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5, उसका क्वेश्चन नंबर 9, और मैं बुक से आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, आ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन आ सर्कुलर ट्रैक। कि एक राउंड ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है जिस पे जो ट्रेन है वो रनिंग कर रही है। उसका रेडियस जो है वो 500 मीटर्स है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखिए बच्चों, चूंकि सर्कल में मूव कर रही है तो सर्कल में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ही होता है ना, यानी कि सर्कल जब एक कंप्लीट हो जाता है, पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाती है, तो बेसिकली ये जो स्पीड है ना यहाँ, ये हमें इसकी लेंथ प्रोवाइड करेगी। थ्रू वट एंगल, कि इसका जाविया क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। कि जब वो 10 सेकेंड तक वो कंटिन्यूसली मूव कर लेगी, यानी कि एक डिस्टेंस तय कर लेगी, कवर कर लेगी, तो उसका एंगल क्या होगा। जो आप समझ रहे हैं कि उसका रेडियस 500 मीटर है और वो सर्कल में मूव करेगी, और 10 सेकेंड तक मूव करने में जितना उसका डिस्टेंस कवर होगा वो उसकी लेंथ काउंट होगी। कह रहे हैं कि उसका एंगल क्या होगा। चलें डिस्कस करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन की बात हो रही है कि वो 30 किलोमीटर पर आवर के साथ है। आपको पता है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया। आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 3600 सेकंड्स पे डिवाइड कर दिया। चूँकि ओवर में और है तो इसलिए ओवर में ही 3600 लिखा है। तो ये बच्चों बन गया मीटर पर सेकेंड। अब जो बनेगा हमारे पास कटिंग करके वैल्यूज़ 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये बेसिकली 1 सेकंड में हुआ है। ये मीटर पर सेकंड, पर कहते हैं 1 को, तो मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 25/3 मीटर कवर हुआ है। ये देखें, 25/3 मीटर 1 सेकंड में। वो कह रहे हैं कि 10 सेकंड आपने मूव किया है ट्रेन ने, तो फिर 10 सेकंड में कितना होगा, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 250/3 मीटर आ जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में उसने इतना मूव किया और 10 सेकंड में इतना। तो ये 10 सेकंड में किया ना, तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस है, यानी कि टोटल लेंथ है जो उसने कवर किया ट्रेन ने बच्चों। तो ये लेंथ आ जाएगी 250/3 मीटर। अब रेडियस आपको पहले दिया हुआ स्टेटमेंट में 500 मीटर, थीटा आपने मालूम करना है, तो बच्चों वही फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा आप लगा के, तो यहाँ पे उसका आंसर रेडियन में लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो रेडियन है और आप उसको रेडियन में ही काउंट करेंगे। एंड पे आप रेडियन यूनिट लिख दीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, तो ये बाकी यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको L इज इक्वल टू आर थीटा से, क्योंकि ये तो पुराने क्वेश्चंस की तरह ही है। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी क्वेश्चन को बनाना कैसे है, समझना कैसे है, बस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। चले अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, देन इसे हम बच्चों सॉल्व करते हैं। ये बच्चों इसमें लिखा हुआ है, अ हॉर्स इज टीथर्ड टू अ पेग बाई अ रूप ऑफ 9 मीटर। टीथर्ड का मतलब होता है बच्चों कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। टू अ पेग, पेग आपको यूं समझाऊं कि जैसे आपको पंजाबी जुबान में आप कहते हैं ना किला, देहाती लोग समझ लेंगे कि यानी कि वो लकड़ी का एक कील नुमा बनाते हैं जिसे वो ज़मीन में दंसा देते हैं, उसे पेग कहते हैं, PEG पेग। तो यानी कि वो एक हॉर्स को रस्सी के ज़रिए उस लकड़ी के कील के साथ बांध देते हैं, जो कि 9 मीटर की उसकी लेंथ है रस्सी की।
इट कैन मूव इन द सर्कल विद द पेग एज सेंटर, कि वो बिल्कुल दायरे में जो हॉर्स है वो मूव करना स्टार्ट करता है उसी लकड़ी के कील के गिर्द 9 मीटर की रस्सी के साथ। इफ़ द हॉर्स मूव अलोंग विद द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अगर वो पूरी बाउंड्री में यानी कि सर्कल मुकम्मल चक्कर लगाता रहे जो हॉर्स है, कीप द रूप टाइट, टाइट फुल टाइट के साथ, यानी कि उसे ढीली ना हो रूफ जो है 9 मीटर की ना, वो टाइटिंग तरीके से ही उसके गिर्द। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बैल है ना वो अक्सर देहाती पुराने ज़माने में लोग जो है ना बैल से मुख्तलिफ काम किया करते थे, पानी भी निकाला करते थे कुएँ से, या गंदम की ग्राइंडिंग के लिए भी वो इर्द गिर्द बैलों को घुमाते थे तो वो अपना काम कर लेते थे। इसी तरह वो कह रहा है कि एक हॉर्स जो है वो एक पैक के गिर्द मूव कर रहा है, एक यानी कि वो लकड़ी के कील के गिर्द, नेल के गिर्द। हाउ फार इट हैव गॉन व्हेन द रूप हैज़ टर्न थ्रू एंगल 70 डिग्री। वो कह रहा है कि वो कितना कवर कर लेगा जब वो 70 डिग्री के साथ मूव करेगा, यानी कि रस्सी के जो एंगल होगा ना, रस्सी का एंगल वो 70 डिग्री होगा तो वो कितना मूव करेगा। हाउ फार विल इट हैव गॉन। चलो मैं आपको अब यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिए बच्चों, रेडियस उसका दिया हुआ 9 मीटर, चूँकि जो रस्सी है वो 9 मीटर की है और रस्सी ही रेडियस है। चूँकि जो पेग है ना, जो वो लकड़ी का जो कील है, वो सेंटर है, वहाँ से रस्सी बांधी है 9 मीटर की, तो ये 9 मीटर उसका रेडियस है क्योंकि उसने सर्कल में मूव करना है, तो 9 मीटर उसका रेडियस में आएगा। एंगल उसका 70 डिग्री है, तो हाउ फार की बात कर रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि आपने लेंथ मालूम करनी है बच्चों, लेंथ। तो देखिए 70 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11/9 रेडियन। 11/9 को फर्दर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा बच्चों 1.221 रेडियन। ये डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको 3.14 लगाएं, उसको 70 से मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करें तो यही वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास। अब यहाँ पे देखें तो हमने एल मालूम करना है, हाउ फार वो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये बच्चों 10.98 जो कि तकरीबन तकरीबन 11 मीटर ही होता है। तो ये आपका आंसर है बच्चों। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी कि मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सवाल बहुत छोटे हैं, इन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है, 2-2 3-3 लाइनों में सॉल्व हो जाते हैं, बस स्टेटमेंट समझना जो है वो ज़रा बच्चों के लिए टफ होता है। तो चले मैं 11 की स्टेटमेंट डिस्कस करवाता हूँ। ये बच्चों 11 में दिया हुआ है, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swings through the angle 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? वो कह रहे हैं बच्चों एक ना पेंडुलम है जो कि मतलब घड़ी के नीचे आपने पेंडुलम अक्सर देखी होगी, वो 20 सेंटीमीटर की है, यानी उसका जो रेडियस ही समझ ले, चूँकि वो मूव करती है तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका एंगल 20 है और हर सेकंड में मूव कर रही है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। बच्चों जब लफ्ज़ हाउ फार आएगा ना, इसका मतलब ये होगा कि आपने लेंथ ही मालूम करनी है। हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस ही लेंथ होती है, तो लेंथ आपने मालूम करनी है। रेडियस आपको 20 दिया हुआ जैसे कि स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया, और थीटा 20 डिग्री है जो कि पाई/9 रेडियन भी कह सकते हैं, ये ऐसे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको 3.14 लिखे, 9 पे डिवाइड करें तो रेडियन आ जाएगा। कोई इशू नहीं है कि आपने इस तरह डिवीजन में ही लिखना है, वो तो यहाँ से आसानी हो रही थी कि 0 से 0 कट रहा था और 2 9 18, तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया। तो फिर आगे बच्चों एज वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर और थीटा की वैल्यू लग गई, तो ये बच्चों 6.98 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब इसे 7 भी लिख सकते हैं, तो ये बच्चों आपका आंसर है। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों क्वेश्चन 12 में देखें कि एज्यूमिंग दैट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज टू बी 148 10⁻⁶ किलोमीटर। कह रहा कि फ़र्ज़ करें कि जो आपका एवरेज डिस्टेंस है ना ज़मीन से लेकर सूरज का, वो ये है, इतने किलोमीटर है। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ ऑफ मैयर 9.3 10⁻³ रेडियन। वो कह रहा है कि एक ज़मीन पे खड़ा शख्स जो है वो सूरज की तरफ देख रहा है, तो आपको पता है कि सूरज चूँकि बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो हमारी आंखों में कवर हो जाता है, उसे हम आसानी से देख लेते हैं, उसकी ईच साइड को देख लेते हैं, यानी कि पूरा पूरा का पूरा सर्कल हमारी आंख में आ जाता है क्योंकि वो बहुत दूर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर मालूम करें अगर ये फीचर्स दिए गए हों तो। चलें करते हैं कॉपी से। देखो बच्चों आपके पास ना ये मैंने लिखा है, सिंस एंगल 9.3 10⁻³ रेडियन इज़ वेरी स्मॉल,
बहुत छोटा सा एंगल है ये, यानी कि चूँकि देखिए हमें सूरज बहुत छोटा दिखाई देता है, चूँकि हम उससे बहुत दूर हैं। तो ये ज़मीन है, यहाँ से एक शख्स जो है वो सूरज को देख रहा है। तो उसकी आँख जो है ना ये वाली उसको कवर इस तरह कर रही है कि सूरज को वो कंप्लीटली देख रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। अब बेसिकली ये जो ए और बी है ना, ए और बी यानी कि 2 रेडियस हैं। ये लेंथ अगर हमने काउंट कर ली तो यूँ समझिए कि इसका डायमीटर आ जाएगा। क्योंकि 2 रेडियस को मिलाएँ तो डायमीटर बनता है ना। तो ये बच्चों देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखा सिंस एंगल 9.3 वेरी स्मॉल, सो ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सन, ये इसका डायमीटर होगा। यानी कि हम छोटा सा डायमीटर ले लेते हैं ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वरना तो सूरज बहुत बड़ा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिससे हम काउंट नहीं कर सकते, करोड़ों मील है। तो अब सो ए बी इज़ डायमीटर ऑफ अ सन सिंस सन इज़ सो फार अवे, वही बात आ गई कि सन बहुत दूर है ज़मीन से। सो हम ओ ए को इसका रेडियस मान लेते हैं। ये ओ से लेके ए तक या ओ से लेके बी तक किसी एक को हम रेडियस मान लेते हैं। तो बच्चों ओ ए हमारे पास रेडियस है और वो हमें डिस्टेंस दिया हुआ स्टेटमेंट के अंदर 148 10⁻6 किलोमीटर, और थीटा आपको पहले ही रेडियन में दिया गया है। तो बस आपने बच्चों एल इज इक्वल टू आर थीटा करके इसका आंसर सिंपली ले लेना है और यही इसका डायमीटर होगा। तो किसी एक लेंथ को भी आपने काउंट कर लेना है तो यही आपका डायमीटर कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों करते हैं क्वेश्चन 13 को डिस्कस करते हैं। ये बहुत छोटा है और बाकी सारे ही छोटे हैं, बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये किसकी स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। ये बच्चों सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है यानी कि आपने राउंड की हुई है, उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इस कट स्ट्रेटन, उसे सीधा कट करें एंड देन बेंट एज सो लाई अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द होप रेडियस 24 सेंटीमीटर, उसे एक होप के ऊपर राउंड करें। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल एट द सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द होप, तो बताएं उसका एंगल क्या होगा बच्चों। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ से कॉपी से बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपको ना लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर यानी कि उसका रेडियस दिया हुआ है वायर का, वो 6 मीटर है। वो कह रहा है कि आपने उसको एक हुप के ऊपर राउंड करना है यानी कि लपेटना है। तो आपको पता है कि जो सर्कल है उसका पूरा एंगल 2 पाई यानी कि 360 डिग्री होता है। तो अगर रेडियस 6 है तो पूरा सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा, पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी कि जब रेडियस को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाता है। उस सर्कमफ्रेंस को बच्चों लेंथ कहते हैं। यानी कि रेडियस को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस आ जाएगा उसका, उसको हम लेंथ कहते हैं क्योंकि हम फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा ले रहे हैं। तो ये बच्चों आ जाएगा 12 पाई। अब आर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हुप का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, थीटा आपने मालूम करना है। तो बच्चों एज पर रूटीन एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये आपका आंसर पाई/2 रेडियन आ जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इतना कोई टेक्निकल नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। लास्ट बच्चों क्वेश्चन है ये आपका आज का, के बल्कि सेकंड लास्ट सॉरी, इसमें बच्चों ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर किसे कहते हैं। तो बच्चों सेक्टर 2 रेडियस का दरमियानी जो एरिया होता है ना उसे सेक्टर कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एरिया जो है ये आपके पास सेक्टर है। 2 रेडियस का जो दरमियान वाला एरिया होता है इसे हम बच्चों कहते हैं सेक्टर। सॉरी ये लाइनें ऊपर निकल गई हैं, ये नीचे वाला एरिया जो है ये वाला एरिया जो है इसे हम बच्चों कहते हैं कि ये सेक्टर है। एरिया बिटवीन 2 रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर। वो मालूम करना है आपको। एक हमने डायग्राम बनाई, हमने उसके 2 रेडियस ले लिए, एक को ए कह लिया, एक को बी कह लिया, और उसके दरमियान वाला एंगल जो है वो थीटा ले लिया। तो बच्चों इन्हीं चीज़ों को हमें पता है कि जो एरिया होता है ना वो एंगल के प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना एरिया उतना बड़ा एंगल, जितना कम एरिया उतना छोटा एंगल। तो ये देखें, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है एंगल ऑफ सेक्टर, यानी कि जितना एरिया सेक्टर का होगा उतना एंगल सेक्टर का होगा, जितना एरिया ऑफ सर्कल होगा उतना एंगल ऑफ सर्कल होगा। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल होते हैं आपके पास, यूँ समझ लें कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल और एंगल ऑफ सर्कल ये प्रोपोर्शनल होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख लें हमारे पास क्या क्या दिया गया है। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने मालूम करना है। एरिया ऑफ सर्कल वैसे ही पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, छोटी क्लासेस में 6-7 क्लास में भी पाई आर स्क्वायर। एंगल सेक्टर दिया हुआ थीटा, ये देखें थीटा छुपा हुआ है यहाँ पे, ये थीटा ये आ गया। और एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल का एंगल तो होता ही 360 डिग्री है, इसे 2 पाई कहते हैं। तो ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से बच्चों ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है जो आपने कैलकुलेट करना था, एरिया ऑफ सेक्टर। बड़ा सिंपल सा बच्चों, कि एरिया एंगल के प्रोपोर्शनल
यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर के प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ सर्कल एंगल ऑफ सर्कल के प्रोपोर्शनल होता है, बराबर होता है, यूँ समझ लें। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बच्चों 2 सिटीज़ ए एंड बी लाइज ऑन इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है ना, वो नक्शे को कहते हैं, वो जो ग्लोब सा होता है, अक्सर ऑफिसेज में आपने देखा होगा, पढ़ा हुआ, इक्वेटर। 2 cities A, B lies on equator such as their longitudes 45 डिग्री ईस्ट एंड लैटिट्यूड उसका जो है सॉरी दोनों ही लॉन्गिट्यूड्स है, सॉरी 25 डिग्री वेस्ट, एक ईस्ट पे है और एक वेस्ट पे है तरतीब से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, इन 2 cities के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा अगर उनका ज़मीन का रेडियस 6400 किलोमीटर हो। तो होता ही इतना है, ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए कि 6400 ही होता है। यानी कि 2 बच्चों सिटीज़ हैं, एक ईस्ट वाली साइड पे है 45 डिग्री और वेस्ट वाली साइड पे है 25 डिग्री पे। तो बताएं कि उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बच्चों चलते हैं कॉपी पे। ये देखें बच्चों, फिर से छोटा सा क्वेश्चन, ये मैंने बच्चों बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिया मैंने। तो 45 ईस्ट पे है और 25 वेस्ट पे है, तो ये 25 ये 45, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कि उनका कंप्लीट एंगल जो है वो 70 डिग्री है। अब डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों ये 1.21, जैसे आपको पता है कि हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। रेडियस ज़मीन का 6400 किलोमीटर है, आपको पहले से ही पता है, ना भी दिया गया हो तो आपको यही पता होना चाहिए। अब फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया, सिंपल। यानी कि कोई इसमें हेरा फेरी नहीं, परेशानी नहीं, बल्कि किसी क्वेश्चन में भी नहीं है। हर क्वेश्चन 3-4 लाइनों में सॉल्व हो रहा है। बस क्या ट्रिक है कि आपने स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। बच्चों नॉर्मली तो ना आते होंगे, ये एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। अब आप तो ये ख्याल ही करेंगे या एफएससी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, हमने किए नहीं थे, हमारे सिलेबस में नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो आपसे जब कोई पूछता है ना कि मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल है, तो आप कंफ्यूज पता है क्यों होते हैं, क्योंकि आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उन क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। और हमारा मसला भी यही है, हमारा बोर्ड्स भी इसको जो है ना इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता कि वो ये क्वेश्चन स्किप करवा देते हैं, और नहीं, इन क्वेश्चन में आते ही नहीं है क्वेश्चंस के यूज़फुल क्वेश्चंस दिए जाएँ बच्चों, ताकि वो बच्चे सोच के लिखें कि ये कैसे करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहरहाल कोई नहीं, हमारा निज़ाम ही ऐसे है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। बच्चों ये आपने क्वेश्चन जो है ये कर लेने हैं, और मज़ीद कोई क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड से, ताकि और वीडियो बनाने में हमें हौसला अफजाई हो और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए, और हमें हमारी जो है अपने के जो इस्लाह भी करनी है कि हम किस तरह आपको ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से आपको लेक्चर जो है अपना रिवील करें, आपको बताएं, जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।